नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसान संगठनों ने खुलेआम दी धमकी, कहा दुनिया की कोई ताकत 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट से किसान संगठनों को बड़ा झटका, कमेटी को भंग करने की मांग पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। बंगाल में टीएमसी नेता मदन मित्रा के बिगड़े बोल, कहा दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। तांडव वेब सीरीज पर बवाल के बाद मुंबई में भी होगी एफआईआर दर्ज, आपत्तिजनक सीन्स होंगे डिलीट। पाकिस्तान में मरियम नवाज ने इमरान खान की पार्टी को घेरा, पीटीआई पर भारत से फंड लेने का लगाया आरोप। रुक करते हैं पहली खबर का। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली जाने वाली किसान संगठनों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को कोई भी आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। इस सिलसिले में किसान संगठनों ने अब धमकी दी है कि दुनिया की कोई ताकत 20 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को नहीं रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस मामले में दखलंदाजी से मना कर दिया गया है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई और ये बैठक लगभग 4 घंटे तक चली। डॉक्टर मनीष, आखिरी 4 घंटे की जो बैठक चली, इसमें क्या बात हुई, क्यों किसानों ने इस तरह से धमकी दी? देखिए, इसमें कुछ निकलना था नहीं, क्योंकि किसान संगठन तो बातचीत करने आए ही नहीं है। ये दिल्ली के अंदर उत्पात मचाने आए हुए हैं और इसलिए मीटिंग से पहले ही आप जब इस तरह की बातें कह देते हैं, टेलीविज़न पे खुलेआम इस तरह की धमकी दे देते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस काम के लिए रोक नहीं सकती, तो फिर बातचीत का तो रास्ता ही बंद हो गया। 4 घंटे बातचीत चली, इसमें यूपी, हरियाणा और दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहाँ मौजूद थे। अधिकारियों ने किसान संगठनों से मिन्नतें की। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का मसला एक सिक्योरिटी ऑलरेडी चैलेंज होता है सारे एजेंसियों के लिए, क्योंकि कई सारे आतंकी संगठन दिल्ली के ऊपर नज़र बनाए हुए रखते हैं, इसके आसपास बम धमाके करने की प्लानिंग करते रहते हैं और चूँकि यहाँ पे सारे हथियार और सारा परेड पूरा वीआईपी एक जगह होता है, तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ही नाजुक माहौल होता है। और ऐसे में अगर आप 1 लाख ट्रैक्टर लेकर के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन किसान संगठनों ने कहा कि हम तो जिद पे अड़े हैं, हम तो घुसेंगे ही। तो दिल्ली पुलिस के लोगों ने कहा कि भाई आप इसमें कम से कम इतना कर लें कि आप एक छोटा सा रूट ले लें, छोटे से रूट पे कम संख्या में आप ट्रैक्टर रैली कर लें, आपकी रैली भी हो जाएगी और वातावरण भी खराब नहीं होगा। इस पे भी किसान संगठन नहीं माने। इन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो पूरी की पूरी दिल्ली के अंदर घुसेंगे और लाखों की संख्या में आएंगे। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि किसान संगठन ज़रा सा भी वो इस बात को सुनने के तैयार ही नहीं है कि अगर इतने सारे ट्रैक्टर्स दिल्ली के अंदर घुस जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। और ये मसला इसलिए भी खतरनाक होता चला जा रहा है क्योंकि ये तो किसान संगठन किसान के नाम पे तमाशा करने में लगे हुए हैं, उधर खालिस्तानी संगठन लगातार इस बात को कह रहा है कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में सारी बिजली को जो है उसको लॉकआउट कर दिया जाएगा। दूसरा, ये धमकी दी गई है कि भाई कोई आदमी 26 जनवरी के परेड को देखने के लिए ना आए। फिर ये भी कनाडा से ये घोषणा किया गया है कि भाई आप जो कोई भी आंदोलनकारी खालिस्तान का झंडा इंडिया गेट या लाल किले पे फहरा देगा तो उसे $25,000 दिया जाएगा। और ये जो गठजोड़ किसान संगठनों का और खालिस्तानियों का नजर आ रहा है, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता चला जा रहा है। जी, यानी कि किसानों ने ट्रैक्टर रैली की अनाउंसमेंट तो की है, धमकी भी दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो चकाचौंध अरेंजमेंट्स है उसके बाद किसान संगठन अपने इन मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट से किसानों को बड़ा झटका लगा है। कृषि कानूनों पर जारी विवाद को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी को भंग करने पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। 20 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी के सभी सदस्य अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे में उन पर किसी तरह का सवाल खड़ा कर
करना ठीक नहीं है। डॉक्टर मनीष, अब तक जो किसान कमेटी पर बवाल मचाते हैं उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जता दी है। देखिए, ये जो किसान संगठन है, ये इनके पास न दलील है, न सच्चाई है, न तथ्य है। ये एक राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं सरकार को सबक सिखाने का, प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने का, देश को पूरे दुनिया में बदनाम करने का। ये चाइना और पाकिस्तान का काम कर रहे हैं दिल्ली में इस तरह का जमावड़ा बना करके, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए जब भी इनसे ये बात कही जाती कि आप बातचीत करें, तो ये बातचीत के लिए तैयार नहीं होते। सरकार से जब ये बातचीत कर रहे थे तो उनसे कहा गया कि भाई पॉइंट बाय पॉइंट आप बताएं कि कानून में क्या प्रॉब्लम है, तो ये इन्होंने कहा कि भाई पॉइंट बाय पॉइंट हम तो बात करेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट मसला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो जो ग्रीवांसेस है आप कमेटी के सामने आकर के बताएं कि इस कानून में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये कानून काला कैसे है, ये आप बताएं इस कमेटी को। लेकिन ये तो बात करना चाहते नहीं है, इसलिए किसान संगठनों ने इस कमेटी का बैकआउट कर दिया। ये अफवाह उड़ा दिया कि भाई ये लोग तो पहले ही आर्टिकल इन लोगों ने लिख दिया है, और जिसपे सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स अपनी कोई भी बात, अपनी कोई भी राय वो प्रस्तुत कर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कमेटी से आप बाहर कर दें, आप उसके ऊपर सवाल खड़ा कर दें। आप सिर्फ कमेटी के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा कि भाई आपको जाना है जाए, नहीं जाना है तो नहीं जाए। लेकिन इन सब चीज़ों का एक ही निष्कर्ष निकल रहा है कि ये जो आंदोलन के नाम पे किसान संगठन और ये राजनीतिक वर्कर्स, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो पीछे से एक गंदा खेल खेल रही है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नाराज ही नहीं है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट हताश है, क्योंकि उनकी भी बातों को ये किसान संगठन के लोग नहीं मान रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी जो पीछे से खेल खेल रही है, दरअसल वो न सरकार की बात को मानना चाहते हैं, न पुलिस की बात को मानना चाहते हैं, न सुप्रीम कोर्ट की बात की मानना चाहते हैं। ये मोबोक्रेसी है, और ये इसके ऊपर सरकार को, पुलिस को और सुप्रीम कोर्ट को आज न कल कड़ाई से कोई रुख लेना पड़ेगा। अदरवाइज जिस तरीके से शाहीन बाग के बाद दिल्ली में दंगे हुए थे, यहाँ भी हिंसा भड़काई जाएगी। यानी कि किसान संगठन अपने आप को सुप्रीम कोर्ट और संविधान से भी ऊपर समझने लगे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल में टीएमसी नेता मदन मित्रा के बिगड़ते बोल सामने आए हैं। हिंसक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी से है सुने, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। मदन मित्रा के इस बयान को लेकर अब सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है। इस बयान पर पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने पलटवार करते हुए कहा है कि लोग इससे छुटकारा चाहते हैं, इसीलिए वे हमारे पास आ रहे हैं। इससे वे चिंतित हो गए और उन्होंने हम पर हमला किया। डॉक्टर मनीष, आखिर क्यों ये हिंसक राजनीति अब पश्चिम बंगाल में चालू हो गई है? देखिए, मदन मोहित्रा साहब बड़े कमाल के लीडर हैं। ये नारदा शारदा में इन्होंने बहुत गुल खिलाए हैं। इनसे पूछताछ भी हुई थी, इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, और गिरफ्तार होने के बाद अचानक से बीमार पड़ गए थे, और उनके बाद इन्हें बेल मिला गया, और बेल के बाद से फिर कभी इनकी तबीयत खराब नहीं हुई है। ये डायलॉगबाजी देने में बहुत माहिर हैं, लेकिन उनको उस तरह के डायलॉग्स चुनने चाहिए जो उनके अपने हैं। ये जो बयान है कि बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे, दरअसल ये तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हिंदूवादी संगठन कश्मीर के लिए कहते हैं। ये बयान जो होता था कि कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, तो खैर ये अचानक से दिया हुआ कोई बयान नहीं है। आपको याद होगा कि बंगाल के कई सारे इलाकों में इस तरह के पोस्टर्स आ गए हैं, वॉल्स पे लिख दिया गया है कि अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे, अगर इस बार ममता बनर्जी नहीं जीती तो तुम लोगों के घर में आग लगा दिया जाएगा, बीजेपी को जो वोट देगा उसको जान से मार दिया जाएगा। ये इस तरह की बातें टीएमसी की तरफ से साफ साफ हो रही हैं। और ये जो दिलीप घोष जो बात कह रहे हैं, दिलीप घोष इस बात को बता रहे कि पिछली 2 रैलियों में, एक तो भवानीपुर के पास जब शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष खुद एक रैली कर रहे थे ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उस रैली के दौरान टीएमसी के गुंडों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिर उसके बाद एक और जगह पे जो गांव का इलाका था, वहाँ पे बीजेपी की रैली चल रही थी, वहाँ पे इन लोगों ने पथराव कर दिया। तो टीएमसी वाकई बौखला गई है,
और इस बौखलाहट का नतीजा ये है कि वो एन केन प्रकारेण लोगों को डरा कर, लोगों को धमका कर सत्ता हासिल करना चाहती है, या सत्ता जो है वो उसके हाथ से चला ना जाए, ये डर की वजह से ये इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को ये बात समझना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी है। आप लोगों को डरा के, धमका के, हिंसा का डर दिखा करके आप लोगों के विश्वास को नहीं जीत सकते। जी, यानी कि बंगाल में चुनाव करीब आ रहे हैं और उससे पहले टीएमसी पार्टी के सभी सदस्य अब बौखलाने लगे हैं, जिससे सत्ता उनके हाथ में आ जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। टीम तांडव के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम मुंबई पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस तांडव शो के कास्ट और क्रू से पूछताछ करेगी। हालांकि डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने पूरी टीम की तरफ से माफी मांगते हुए एक स्टेटमेंट रिलीज किया था, जिसमें कहा गया था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो माफी मांगते हैं। लेकिन इतने पर भी शांत नहीं हुआ ये मामला, जिसके बाद अब एक और स्टेटमेंट रिलीज करते हुए कहा गया है कि जिन सीन्स पर आपत्ति उठाई गई है उन्हें शो से हटाया जाएगा। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि तांडव को लेकर शिकायत मिली है और कानून के अनुसार एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर मनीष, अब मुंबई में भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के आसार दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज बड़ी अक्लमंदी की बात उन्होंने कहा कि हमारे पास शिकायत आई और एफआईआर दर्ज की जाएगी। पिछले 3-4 दिनों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये गुहार लगाई जा रही थी। बीजेपी के जो विधायक हैं राम कदम, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्होंने शिकायत भी की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था। लेकिन अचानक से ये यू टर्न महाराष्ट्र की सरकार की क्यों आई है, इसे समझना ज़रूरी है। दरअसल पहले ये लग रहा था, बहुत सारे लोग इस चीज़ को सोशल मीडिया में भी डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से बिहार की टीम सुशांत के केस में महाराष्ट्र पहुंची थी, मुंबई पहुंची थी, तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया था, उसे कोई एक्शन लेने के लिए बिल्कुल उसको मनाही कर दी गई थी और वो टीम खाली हाथ वापस चली आई थी। क्या यूपी से जो टीम इस टीम तांडव को पकड़ने जा रही है, जो गिरफ्तार करने जा रही है, क्या उनको भी रोका जाएगा? तो शुरू के 2 दिन इसी कन्फ्यूजन में लोगों का बीत रहा था। दरअसल बिहार के केस में, सुशांत के केस में वो जुरिडिक्शन का मसला था कि चूंकि क्राइम एक हुआ था, लेकिन ये मसला बिल्कुल ही अलग है। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फिल्म दिखाई, ये वेब सीरीज दिखाई जा रही है और जहां कहीं भी किसी की भावना आहत होगी वो अपने लोकल पुलिस के अंदर, थाने के अंदर वो शिकायत दर्ज करा सकता है। और ऐसे में यूपी पुलिस को किसी भी तरीके से मुंबई में इस केस को सेटल करने में या गिरफ्तारी करने में रोका नहीं जा सकता है। अब ये जो डर है, ये डर की वजह से मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार जो अब तक इस तरह के एलिमेंट्स को बचाने में जुटी हुई थी, ये मसला भगवान शिव के अपमान का है और वहाँ शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, अब तक उनका कोई इस पर बयान नहीं आया है। ऐसे तो संजय राउत और शिवसेना के लीडर्स हर विषय पे आगे बढ़ चढ़ करके बातचीत करते हैं, लेकिन इस मसले में जहां हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है उसमें इनको सांप सूंघ गया है। तो अब लगता है कुछ स्ट्रेटजी में बदलाव आया है, एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से टीम तांडव की तरफ से ये कहा गया हम सीन्स को वापस ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, एडिट कर देंगे, ये सफिशिएंट नहीं है। दरअसल जिस तरह की हरकत इन लोगों ने की है, इसके लिए इन लोगों को जेल जाना ही चाहिए। जी, यानी कि पहले तांडव पर बवाल मचा, उसके बाद जब बात मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार पर आई तो उद्धव ठाकरे को इस पर यू टर्न लेना पड़ा और एक्शन लेने की बात कही गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। अब नवाज की बेटी मरियम ने उल्टा इमरान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पर भारत से फंड लेने का आरोप चढ़ दिया है। सरकार के खिलाफ बोलते हुए मरियम नवाज ने आरोप लगाया कि इमरान को भारत और इजराइल के लोगों से फंड मिलता है। भारत से फंडिंग करवाने वाले लोगों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इंदर दोसांझ का नाम लिया है। डॉक्टर मनीष, आखिर क्यों मरियम नवाज ने इमरान खान की पार्टी पर इतना बड़ा आरोप लगाया है? देखिए, जब ये खबर आई तो हमने बहुत खोजने की कोशिश की है। इंदर दोसांझ कोई बीजेपी का कोई बड़ा लीडर है क्या? कहीं हमने गूगल भी किया तो मुझे वो एक कोई पंजाबी सिंगर नज़र आया, कोई दोसांझ, और ये भी इंदर दोसांझ के नाम से भी कोई एक छोटा मोटा कोई सिंगर है। लेकिन अचानक से ये इंदर दोसांझ पैदा क्यों हो गया और पाकिस्तान में
किसी और को नहीं, बाकायदा इमरान खान की पार्टी को फंडिंग कर रहा है। दरअसल इमरान खान के खिलाफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने यह आरोप लगाया है कि जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान जो खर्च किए, जिन जिन बैंक अकाउंट्स का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बारे में पूरी डिटेल इलेक्शन कमीशन को उन्होंने नहीं दिया। अब इसमें ये सवाल उठने लग गए कि ये पैसा कहाँ से आए, विदेश से पैसा आए, हवाला के जरिए पैसा आया, ड्रग माफिया के जरिए पैसा आया, अंडरवर्ल्ड का पैसा आया, या चीन ने पैसे दिए। ये पूरा का पूरा एक मसला इमरान खान को परेशान कर रहा है। वहाँ पे उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इमरान खान तो पाकिस्तान के केजरीवाल हैं। ईमानदारी के खिलाफ, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी थी, और उसके बाद वो एक मिस्टर क्लीन का इमेज लेकर के वो आए थे। अब इनके ऊपर वही आरोप लग रहे हैं जो इनका मेन पॉलिटिकल प्लैंक हुआ करता था। अब ये राजनीतिक मसला तो है ही, अब इसमें दूसरा एलिमेंट जो इजराइल और हिंदुस्तान का नाम आया है, उसको भी समझना ज़रूरी है। वो दरअसल इमरान खान ने जब पिछली बार जब नवाज शरीफ के खिलाफ जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो सबसे जो प्यारा, जो सबसे हिट नारा जो इमरान खान का होता था वो ये है कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो ये सबसे बड़ा नारा हुआ करता था इमरान खान की पार्टी की तरफ से। तो अब जवाबी कार्रवाई में इमरान खान को मोदी का यार बताया जा रहा है, क्योंकि ये बीजेपी से पैसा खाता है। जिसने बीजेपी से पैसे लिए, तो हिंदुस्तान और इजराइल पाकिस्तान के दो सबसे बड़े एनिमी हैं, और इसका नाम आते ही वहाँ पे लोगों की भावनाएं जागृत हो जाती हैं। तो नवाज शरीफ की पार्टी की तरफ से यही किया जा रहा है, इमरान खान को घेरा जा रहा है। और चूँकि वहाँ पे इस वक्त बहुत ही ख़राब स्थिति है, महंगाई आसमान छू रही है, और कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, वहाँ के सिस्टम को ठीक करने का, तो लोग त्रस्त हैं। और ऐसे में जो अपोजिशन पार्टी है वो इमरान खान को भारत, मोदी, बीजेपी का यार बता के, इजराइल का यार बता करके, उसे इजराइल का दोस्त बता करके उससे चुनावी या पॉलिटिकल हिसाब किताब कर रही है। जी डॉक्टर मनीष जी, चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो, हिंदुस्तान का नाम लिए बिना इन लोगों का काम नहीं चलता है। डॉक्टर मनीष, हमारे साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।